हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीके का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, तो दोस्त आज है जीके का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। माफ़ कीजिएगा दोस्त, माफ़ कीजिएगा, 2-3 दिन क्लास अब्सेंट था, कुछ कारणों से कुछ प्रॉब्लम था, इसी कारण से 2-3 दिन क्लास अब्सेंट था, परंतु अब रेगुलर क्लास चलेगा। तो ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्त, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सरोजनी नायडू। आप ध्यान रखिएगा, जो सरोजनी नायडू हैं उन्हें ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्त, ये भारत के प्रथम भारतीय महिला गवर्नर जो हैं वो कौन बनी थी? तो भारत के प्रथम जो किसी भी राज्य की प्रथम महिला जो गवर्नर बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। जोधपुर का किला किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्त, जोधपुर का किला जो है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राव जोधा। आप ध्यान रखिए, जो राजा राव जोधा थे उन्होंने ही जोधपुर का किला बनवाया है। ये कहाँ अवस्थित है दोस्त? यह है राजस्थान में। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राव जोधा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्त, असम जो असम है इसका प्राचीन नाम है कामरूप। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है इसका प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कामरूप कमचिया, जैसा कि नाम सभी जानते होंगे, वहाँ पर जादू मंत्र की विद्या जो होती है वो सिखाई जाती है। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कामरूप। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। जिनालुद्दीन जिसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया वो कहाँ के शासक थे? तो दोस्त, जैनुलाब्दीन जिसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था वो कहाँ के शासक थे? वो थे जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, जो कश्मीर था वहीं के शासक थे जैनुलाब्दीन। तो ये कहाँ के शासक थे? ये थे कश्मीर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। किसने हर आंख से हर आंसू पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिए, जिन्होंने ये बात कहा था कि हर आंख से हर आंसू पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जवाहरलाल नेहरू। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही कहा था कि हर आंख से हर आंसू पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्त, संविधान सभा का पहला जो अस्थायी अध्यक्ष था वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, ये जो थे संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष था। परंतु आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे। तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्त, रामचरितमानस है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ये किस भाषा में लिखा गया दोस्त? ये है अवधी भाषा में। आप ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो यह है अवधी भाषा में। तो इसका आंसर क्या है? अवधी भाषा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। पहला हुनों का आक्रमण, माफ कीजिए दोस्त, यहाँ पर होना चाहिए हुनों का आक्रमण, कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। पहला हुनों का आक्रमण, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न कर देता हूँ। पहला हुनों का आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्त, पहला जो हुनों का आक्रमण हुआ था ये हुआ था 458 ईसा पूर्व में। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला हुनों का आक्रमण कब हुआ था? 458 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या है? 458 ईसा पूर्व। जो गुप्त वंश थे उसी के शासक के शासनकाल में प्रथम बार हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने
बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान से दुनिया में प्रचलित किया था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जिस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान की दुनिया में प्रचलित किया था वो कौन सा था दोस्त? वो था सारनाथ स्तूप। आप ध्यान रखिएगा, जो सारनाथ स्तूप था उस वही स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान से दुनिया में प्रचलित किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सारनाथ स्तूप। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। लॉर्ड ब्लेजली किससे संबंधित था? तो दोस्त लॉर्ड ब्लेजली जो था ये संबंधित था सहायक संधि। जो सहायक संधि था उसी से संबंधित था लॉर्ड ब्लेजली। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लॉर्ड ब्लेजली। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड ब्लेजली जो है वो सहायक संधि से संबंधित थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्त भारत में राज्यपाल जो है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? 35 वर्ष। जिस तरह भारत की राष्ट्रपति, यदि आपको राष्ट्रपति बनना हो तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो उसी तरह किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 35 वर्ष। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्त भारतीय जो संसद है उसकी सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्राक्कलन समिति। और आप ध्यान रखिएगा, जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं। कितने दोस्त? इसमें जो है कुल मेंबर जो होते हैं 30 होते हैं, और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं मेंबर वो सिर्फ लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये जो है संसद की सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति, इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं और सिर्फ लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर शामिल नहीं होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 2 महीने के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2 महीना। जैसा कि आप सभी जानते हैं वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्त महाराष्ट्र है वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वो है 48। तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। तो इसका आंसर क्या है? 48। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भारत के नियंत्रक महालेख की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत के नियंत्रक महालेख की नियुक्ति जो की जाती है ये की जाती है 6 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर क्या है? 6 वर्ष। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेख की जो नियुक्ति की जाती है ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा 6 वर्षों के लिए। और किसके द्वारा नियुक्ति होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत के जिस राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्यरत रहे हैं उनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन है दोस्त? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो वह है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुमति होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुमति होता है? तो है अनुच्छेद 143। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है 243 उसमें क्या वर्णित है? तो उसमें है ग्रामीण स्वशासन। आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण स्वशासन है, उसके बारे में अनुच्छेद 243 में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ग्रामीण स्वशासन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19।
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्त राज्यसभा जो होते हैं इसकी सदस्यता के लिए कम से कम न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। साथ ही साथ दोस्त लोकसभा, जो लोकसभा है उसके सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्त नेशनल इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं NIC, जो NIC का अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ दे कि वर्तमान में NIC के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। बिजली और परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्त बिजली और परिवहन जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्त? ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारतीय इकोनॉमी के जो है 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में जितने होते हैं कृषि संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो आते हैं प्राथमिक में। द्वितीय में जो मैन्युफैक्चर उद्योग वाले जितने भी काम होते हैं वो सभी आते हैं द्वितीयक में। और सेवा क्षेत्र जितने भी सेवा, चाहे बैंकिंग सेवा हो, रेलवे सेवा हो, डाकघर सेवा हो, जो भी जितने भी सेवाएं हैं वो सभी आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो बिजली और परिवहन ये क्या है? ये भी एक प्रकार की सेवा है। तो ये किसमें वर्णित है? ये है तृतीयक क्षेत्र में, यानी टर्टियल सेक्टर में। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। बिक्री कर किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो दोस्त बिक्री कर ये जो उदाहरण है किस प्रकार का कर का? तो यह है अप्रत्यक्ष कर। किस प्रकार का दोस्त? अप्रत्यक्ष कर। तो आप ध्यान रखिएगा, बिक्री कर किस प्रकार का कर का उदाहरण है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर। साथ ही साथ दोस्त आयकर, जो आय आप जो आय जमा करते हैं, जो आय देते हैं वो किस प्रकार का कर है? तो वह है प्रत्यक्ष कर। और बात किया GST, जो GST 1 जुलाई 2017 को जो लागू हुआ था पूरे भारत में, ये किस प्रकार का कर है? तो GST जो है यह है अप्रत्यक्ष कर। किस प्रकार का दोस्त? अप्रत्यक्ष कर। तो आप ध्यान रखिएगा, बिक्री कर किस प्रकार का कर है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्त बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 6। आप ध्यान रखिएगा, जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दूसरे चरण में उसमें कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि आपसे पूछे कि पहले जो चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो पहले चरण में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो द्वितीय में हुआ था दूसरे चरण में 6 बैंकों का और पहले चरण में कुल 14 बैंकों का। तो इसका आंसर क्या है? 6 बैंक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। भारत में सिक्के की दशमलव प्रणाली सिद्धांत कब स्टार्ट हुआ था या कब अपनाया गया था? तो दोस्त भारत में सिक्के की जो दशमलव प्रणाली है इसे 1957 में अपनाया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 1957। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्त नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कब दोस्त? 12 जुलाई 1982 को। तो आप ध्यान रखिएगा, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। तो इसका आंसर क्या है? 12 जुलाई 1982। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेलाघाट टाइगर रिजर्व ये कहाँ अवस्थित है? यह है महाराष्ट्र में। तो आप ध्यान रखिएगा, मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? यह है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। भूमध्य रेखा के समांतर बनाई गई रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्त भूमध्य रेखा के समांतर बनाई गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के समांतर बनाई गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अक्षांश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मैकाल पर्वत है ये किस राज्य में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। तो आप ध्यान रखिएगा, मैकाल पर्वत कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्त कंचनजंगा ये कहाँ अवस्थित है? यह है सिक्किम में। आप ध्यान रखिएगा, जो कंचनजंगा जो पहाड़ी है यह कहाँ अवस्थित है? यह है सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या है? सिक्किम।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। भारत में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत में कुछ नदियां जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, ये सभी कुछ नदियां। तो ध्यान रखिएगा, भारत में नर्मदा रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, साथ ही साथ ताप्ती भी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नर्मदा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें जितने भी प्रश्न थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सभी एग्जाम के लिए। तो कृपया इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ें, जो भी जीके जीएस का सेशन चल रहा है, साथ ही साथ जो हमारा सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का, उसके साथ भी जुड़ें। साथ ही दोस्त, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कृपया टेलीग्राम जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। तो कृपया आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।